हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में जो यूनिट नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसे शुरू करने वाले हैं। वेटेज की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5-6 मार्क्स के लिए है, लेकिन इस चैप्टर का अलग से इम्पोर्टेंस कहें हम मार्क्स को छोड़ दें तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं, सबके सब तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं वैसे जो क्लास 12th के चैप्टर्स में काम आएंगे। 11th के लिए तो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ें तो क्लास 12th को समझने में क्या फ़ायदा या ये होगा, ना पढ़ें तो क्या दिक्कतें आएंगी वहाँ, इसको हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर के कुछ वैसे टॉपिक्स हैं जिसको आप नहीं अभी करते हो तो क्लास 12th के चैप्टर्स करने में आपको दिक्कत होने वाला है। तो कौन से टॉपिक्स हैं उसे हम बताएंगे जब चैप्टर को डील करेंगे उस समय। और यह जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब फिजिकल केमिस्ट्री हम कह दिए, इसका मतलब कि न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। जितने टॉपिक्स पढ़ोगे उतने न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आएंगे, तो सबको एक एक करके हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स, एन सिन्हा के सारे न्यूमेरिकल्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से चलोगे तो वहाँ यह चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछता है, उससे 5-10 क्वेश्चन ही कम पूछे लेकिन पूछता है। अलग अलग टॉपिक्स है इसमें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग या आगे जो करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, उसको करने के बाद ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा कम, क्योंकि यह चैप्टर जो है ना वह केवल +2 लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे क्वेश्चन इसे बहुत आता है। उसके बाद का कोई एग्जामिनेशन आप दोगे ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो वहाँ इस चैप्टर का वैल्यू थोड़ा कम होता है थर्मो की तुलना में। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे वह पूरा पढ़ेंगे नहीं, थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा वाइड सा चीज़ है, ये तो लिमिटेड है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो खैर इसको आगे हम जानेंगे वहाँ। अभी हम लोग चैप्टर पे आते हैं अपना। तो बताए कि कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th के चैप्टर्स को पढ़ने में काफ़ी मदद करने वाले हैं, तो उन टॉपिक्स को हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जब पढ़ेंगे उस समय। चैप्टर के नाम पे ही आ जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का मतलब जान रहे हो इसका पहले से ही कि मैटर मतलब कि वह कुछ भी जिसका मास हो और वह एक सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो उसे हम मैटर कहेंगे। पदार्थ, वस्तु, कि वह कुछ भी जिसका कुछ वजन हो और वह निश्चित स्थान घेरता हो तो उसे हम पदार्थ कहते हैं, एक वस्तु कहते हैं। अब इस यूनिवर्स में अनेकों तरह के पदार्थ हैं, कई तरह के मैटर हैं, तो एक सर्टेन कंडीशन पे वह मैटर, वह पदार्थ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या उसका एग्जिस्टेंस है। क्योंकि अलग अलग फॉर्म में जब एग्जिस्टेंस होता है किसी सब्सटेंस का तो प्रॉपर्टी उसका अलग अलग होता है वहाँ। तो हम क्या कहें कि जितने भी मैटर हैं उनका जिस फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है एक सर्टेन कंडीशन पे, एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे, वह फॉर्म उसके लिए कहलाता है स्टेट। So states of matter means the distinct form in which a matter can exist, कि वह अलग अलग प्रकार जिसमें कोई वस्तु एग्जिस्ट कर सकता है, अस्तित्व में रह सकता है, तो वही अलग अलग जो टाइप, अलग अलग जो फॉर्म होंगे मैटर के एग्जिस्टेंस का, दैट फॉर्म इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के अवस्था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का बात हमें समझ में आ गया कि एक सर्टेन कंडीशन पे कोई पदार्थ जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए हम पीछे तो पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अलग अलग फॉर्म है मैटर के एग्जिस्टेंस का, उसमें से बेसिकली हम 3 फॉर्म जानते हैं,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन हम जानते हैं मैटर के एग्जिस्टेंस का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब हम क्या बोले कि डिफरेंट फॉर्म्स इन विच a matter can exist। और ये अलग अलग फॉर्म्स हम जान रहे हैं, सॉलिड स्टेट, हम जान रहे हैं लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये तीन हम जान रहे हैं। काफ़ी फ्रीक्वेंटली पता है हमें इन तीनों के बारे में, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत पहले मतलब कि कम से कम भी तो क्लास 8-9 से पढ़ना होता है इन चीज़ों को, कि ये तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ नए भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे प्लाज्मा स्टेट। अभी तक ये तीन जान रहे थे बिकॉज दिस थ्री आर वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ, दीज आर observable for every people and for every matter। यह जो प्लाज्मा स्टेट है इसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं सुने होंगे, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि यह प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। तो कहने का मतलब कि अब यदि कोई पूछे कि कितने स्टेट्स हो सकते हैं किसी मैटर के लिए, तो अब हम 3 के बजाय 4 कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि प्लाज्मा स्टेट बहुत कॉमन नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जब बताएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी कॉमन है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं इसके बारे में। इसीलिए अब ये 4 के अलावे कुछ और भी हैं जो एक सर्टेन कंडीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर some other states of matter which only exist under certain conditions such as, इन 4 के अलावे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा स्टेट, ये 4 के अलावे बोल रहा है कुछ और भी अलग अलग स्टेट्स हैं मैटर के लिए जो एक सर्टेन कंडीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। और वे कौन कौन से हैं? तो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, शॉर्ट में BC लिखते हैं, बोस नाम है साइंटिस्ट का, इंडियन साइंटिस्ट बोस, आइंस्टीन जान रहे हो, कंडेंसेट। ई कब एग्जिस्ट करता है? इन एक्सट्रीम कोल्ड, जब बहुत कोल्ड कंडीशन हो, मतलब टेम्परेचर बहुत लो हो, तो उस केस में जो है यह स्टेट एग्जिस्ट करता है किसी मैटर के लिए। नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर। और ई कब एग्जिस्ट करता है? तो इन एक्सट्रीम डेंसिटी। इन एक्सट्रीम डेंसिटी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी पदार्थ का जब डेंसिटी बहुत हाई या बहुत लो हो। एक्सट्रीम वर्ड का मतलब होता है किनारा। तो किनारा कहने का मतलब इसको ऐसे समझें कि डेंसिटी हम लोग जब कंपेयर करते थे बोलते हैं कि डेंसिटी लो है या हाई है। तो जब किसी का डेंसिटी बहुत लो हो, जितना लो हो सकता है, या बहुत हाई हो, जितना हाई हो सकता है, तो बहुत लो और हाई डेंसिटी के केस में जब कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करने लगता है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर। एक और है इसमें, और वह है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। और यह कब एग्जिस्ट करता है? तो एट एक्सट्रीमली
हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी हो मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो तब। तीनों अलग अलग केस है, देख रहे हो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में लिखे हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो तब। न्यूट्रॉन डिजेनरेट मैटर के लिए लिखे हैं एक्सट्रीम डेंसिटी हो तब, बहुत लो या बहुत हाई। क्वार्क ग्लून प्लाज्मा केस में हम लिख रहे हैं कि यह तब एग्जिस्ट करेगा जब एक्सट्रीमली हाई एनर्जी हो तब। तो अलग अलग केस में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो है फॉर्म है एग्जिस्टेंस का किसी भी सब्सटेंस का। इसके अतिरिक्त एक लिक्विड क्रिस्टल भी होता है, लिक्विड क्रिस्टल भी होता है जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड तो लिक्विड को ही बयां करता है, क्रिस्टल सॉलिड को बयां करता है। अभी दोनों एक साथ है, ये लिक्विड और ये सॉलिड, तो ये दोनों के बीच का जो एक फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं उसे हम। तो इतना बात तो समझ में आ गया अभी हमें क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या। तो लिख दिया डिफरेंट फॉर्म्स इन व्हिच अ मैटर कैन एग्जिस्ट, कि वह अलग अलग फॉर्म जिसमें कोई मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, तो वह स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली ये तीन हम जान रहे थे अभी तक, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, एक नया अभी प्लाज्मा स्टेट हम सुने। इन चार के अतिरिक्त कुछ और भी हैं जो अलग अलग कंडीशन में एक सर्टेन कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे उसके तीन हमने देखा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो बहुत कोल्ड कंडीशन में है, न्यूट्रॉन डिजेनरेट मैटर जो एक्सट्रीम डेंसिटी पे है, क्वार्क ग्लून प्लाज्मा जो एक्सट्रीमली हाई एनर्जी में है। इनके अतिरिक्त एक हम बताए कि यह सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक स्टेट होता है जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है। अब अभी इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, हालांकि इंट्रोड्यूस तो सबसे होंगे हम, थोड़ा बहुत सबके बारे में जानेंगे अभी, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है ये इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 12th में आप पहला यूनिट पढ़ोगे केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट तो वहाँ जानोगे। इसीलिए क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो डिटेल और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हम दिखाते हैं वह सॉलिड के लिए दिखाते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट एक बहुत ही बड़ा यूनिट है जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे। बहुत बड़ा यूनिट, मतलब ये दोनों मिला करके जितना है ना उससे कहीं ज़्यादा सॉलिड स्टेट का है। और यह सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी होता है। जब आप आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाओगे तो वहाँ सॉलिड स्टेट को आप फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो। केमिस्ट्री में तो है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मतलब इसका कोई स्टॉपेज नहीं है कि सॉलिड स्टेट यहीं पढ़ना है आगे नहीं पढ़ना है। ये सब में लिमिटेशन है। गैसियस लिक्विड स्टेट जो है बहुत ज़्यादा डील नहीं करना आगे हमें, अभी 11th में पढ़े, एक आध थोड़ा और कहीं ग्रेजुएशन में करो, बहुत आगे तक नहीं पढ़ना होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट बड़ा एडवांस चीज़ है तो इसको वहीं पढ़ा जाएगा। अभी इस चैप्टर इस यूनिट में मेनली कंसर्न होने वाले हैं हम लोग गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट से, उसमें भी सबसे कम लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट को काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं डिटेल में, लिक्विड स्टेट को उससे कम। अब आगे इसमें हम लोग देखें, एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ये दो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्स में बड़ा ही कन्फ्यूजन है। और वे दो वर्ड्स कौन से हैं? तो वे दो वर्ड्स हैं फेज एंड स्टेट। क्या दोनों एक ही चीज है या अलग है? हिंदी दोनों का लोग कहते हैं अवस्था, अवस्था। तो यह फेज और स्टेट सेम चीज है या अलग अलग है? तो समझते हैं, इसे एग्जांपल से हम समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए लिखा क्या गया है कि इट इज पॉसिबल फॉर ए सिंगल कंपाउंड, इट इज पॉसिबल फॉर ए सिंगल कंपाउंड टू फॉर्म different phases, to form different phases that are in the
सेम स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? इट इज पॉसिबल फॉर ए सिंगल कंपाउंड टू फॉर्म डिफरेंट फेजेस दैट आर इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर। समझो, इस लाइन का मतलब समझो। बोल रहा है कि कोई कंपाउंड जो एक ही अवस्था में है, तो एक ही अवस्था मतलब आइदर सॉलिड है, आइदर लिक्विड है, आइदर गैस है। ठीक है, ये स्टेट का मतलब ये तीन चीज हम समझ गए, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बोल रहा है कि यदि वह सॉलिड ही है तो फिर वो अलग अलग फेज में एग्जिस्ट करने वाला है। तो इसका मतलब फेज स्टेट को बयान नहीं करता है, फेज बतलाएगा एक प्रकार से। फेज जो है एक प्रकार से बताएगा एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड इन दैट स्टेट। इसका मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि फेज जो है एक तरह से बतलाएगा कि उस कंपाउंड का उस स्टेट में, जिस स्टेट में हम बयां कर रहे हैं उसके बारे में। तो किसी भी कंपाउंड का एक पर्टिकुलर स्टेट में जो अलग अलग तरह का एक्चुअल अरेंजमेंट हो सकता है पार्टिकल्स का, वह उसके फेज को बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं आइस, सॉलिड H2O को हम क्या कहते हैं? आइस। मतलब आइस जो है वह एक सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस है। ऐसे कह सकते हैं हम कि आइस जो है वह एक सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस है, लेकिन ये अलग अलग फेज में एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल फेजेज में यह एग्जिस्ट करता है, अलग अलग फेज में, जिसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो वही बताए, फेज का मतलब एक प्रकार से स्ट्रक्चर समझ लो, अरेंजमेंट उसके पार्टिकल का, विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पर। जैसे कह रहा है कि 15 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, 15 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर नोन फॉर आइस। बहुत बड़ा पॉइंट लिखे हैं। आइस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद करो, पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में हम, कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है H2O मॉलिक्यूल के, जिसमें से एक H2O मॉलिक्यूल के अगल बगल 4 और H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन टेट्राहेड्रल मैनर। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होता है, याद करो। आइस का ऐसा स्ट्रक्चर हम बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब यहाँ क्या लिखा है कि अरे आइस के लिए जो है ना 15 अलग अलग तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और ये 15 अलग में से हम एक पढ़े हैं, और यह 15 अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, नॉट एट दी ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, अलग अलग केस में। तो वह जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं आइस का नॉर्मल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम, बस। अब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम -10 की है, -20 की है, -100 की है, तो उसके इसमें अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर आता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर आ जाता है, अरेंजमेंट में अंतर आ जाता है। तो ये जो अलग अलग अरेंजमेंट में एग्जिस्टेंस है ना उसका, वह हुआ उसके लिए फेज। अब वो किसी भी तरह का एग्जिस्टेंस हो रहेगा तो सॉलिड ही, तो वह सॉलिड हुआ उसके लिए स्टेट। सो स्टेट एंड फेज आर नॉट द आइडेंटिकल टर्म्स, दीज मे बी सिमिलर टर्म्स। ये सिमिलर टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल टर्म्स नहीं हैं। इतना बात को ध्यान रखोगे कि ये आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है। वही तो समझाए हम कि एक सिंगल कंपाउंड के लिए यह संभव है कि वह अलग अलग फेज में रहे, लेकिन सबका स्टेट क्या हो? सेम स्टेट। मतलब ये 3 बातें याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यह 3 किस आधार पे है, इसका चर्चा आगे हम करने वाले हैं। फिर यहाँ हम बताए कि चलो स्टेट का मतलब ये हम समझ गए कि उसका किस प्रकार से एग्जिस्टेंस है। तो फेज क्या बतलाता है? तो
तो फेज बतलाता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उस कंपाउंड में जो पार्टिकल्स हैं उनका एक्चुअल अरेंजमेंट क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइस हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट का एक सब्सटेंस है H2O के लिए। मल्टीपल फेजेज में इसका एग्जिस्टेंस है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे। उसी में बताया कि अभी तक जो आइस का अलग अलग कंडीशन में 15 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जाना गया है और उसमें से एक हम पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, ऐसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। समझ, तो ये बात हुआ यहाँ से फेज का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। फेज स्टेट नहीं कन्फ्यूजन रखना है, बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है, सेम ही मान करके चलते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर फेज ऑफ मैटर नहीं, अलग अलग चीज़ें हुई। स्टेट एक सब्सटेंस का फिक्स होगा उस टेम्परेचर रेंज में। जैसे मान के चलो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो इसका मतलब एक ही हुआ कि यदि टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस केस में आइस सॉलिड होगा। है, अब लेस देन 0 डिग्री में हम -10 डिग्री करें, -20 डिग्री करें, -100 डिग्री कर दें, ये तीनों केस में इसका स्टेट सेम होगा आइस का। इन ऑल दीज 3 टेम्परेचर्स आइस एग्जिस्ट एज सॉलिड, बट एट these 3 different temperatures 3 different phases of ice are known to exist। ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे जो है स्टेट सेम है, तो स्टेट बताया कि एक पर्टिकुलर रेंज तक सेम होता है, लेकिन फेज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो फेज और स्टेट में अंतर हुआ, बिल्कुल सेम चीज़ें नहीं हैं ये दोनों। अब हम एक एक करके डील करें ये 3 के बारे में कम से कम, फिर प्लाज्मा स्टेट भी देखेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल अनजान हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस से, जानते हैं, पढ़े हैं पहले से हम इन 3 के बारे में। अब जान लो सबसे पहला बात कि कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वह जिस फॉर्म का हो, जिस स्टेट का हो, ध्यान से समझना कि कोई भी सब्सटेंस है जिसे मैटर कह रहे हैं हम, चाहे वह जिस भी स्टेट का हो, आइदर सॉलिड स्टेट का हो, लिक्विड स्टेट का हो, गैसियस स्टेट का हो, ये सब कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो हैं इनके लिए कहलाएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई एटम्स हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते, या फिर कोई आयन्स हो सकते हैं। ये 3 बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वे, एटम ही मेन है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, एटम से ही आयन बनता है, इन चीज़ों को हम जानते हैं। ऐसा जैसे सोडियम क्लोराइड नमक इज द सॉलिड स्टेट ऑफ NaCl। अब इसमें से NaCl हम जान रहे हैं कि बना हुआ है Na+ से और Cl- से। सो दीज 2 आयंस Na+ एंड Cl- आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में आयंस हो गए। उसी प्रकार से हम जानते हैं डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, डायमंड क्या चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से, ओनली कार्बन। बताया कि आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम डायमंड का तो जानेंगे वहाँ, केवल कार्बन से। अब डायमंड यदि केवल कार्बन से बना हुआ है तो हम जानते हैं कि कार्बन एक एटम है। सो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ डायमंड आर एटम्स, कार्बन। तो एटम आ गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन आ गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम जानते हैं कि आयन का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है,
वे आयन दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एटम से बनते हैं, नेचुरली उनका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है इंडिपेंडेंट रूप से। उसी प्रकार से अभी हम कहे वाटर, ठीक, कोई पूछेगा वाटर क्या चीज़ से बना हुआ है, तुम कहोगे सर वाटर H2O है। अब H2O है तो हम जान रहे हैं कि H2O तो नेचुरल है, H2O नेचुरल है, H2O को हम स्टोर करके रख सकते हैं अलग से, लेकिन यहाँ तुमको बोले कि अलग से जरा Na+ आयन दे दो, नहीं को दे सकता है। लेकिन H2O का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, भले ही यह H2O बना हुआ है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिल करके, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका है। तो जब एटम्स कंबाइन करें एक फिक्स्ड रेशियो में तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो हम कह सकते हैं कि वाटर H2O मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन, वाटर H2O मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। तो यहाँ हम कहेंगे कि इसके लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह मॉलिक्यूल है। तो क्या बताया हम कि कोई सब्सटेंस हुआ, मैटर, वह किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, बना होगा कोई ना कोई पार्टिकल से, जिसे हम उसके लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होंगे। अब इसी का कुछ एग्जाम्पल हमने दिया कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, Na+Cl- से बना होता है जो आयंस हुए। डायमंड कार्बन से केवल बना हुआ है जो एटम है, और उसी प्रकार से वाटर H2O से बना हुआ है। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने अलग अलग एटम का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि यह एक मॉलिक्यूल है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल। अब ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, ये आपस में जुड़े होंगे, एकदम से आइसोलेटेड नहीं होंगे। जैसे हमने कहा कि डायमंड कार्बन से बना है, तो नॉट ओनली अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, डायमंड कार्बन का कोई एक एटम से ही बना है, इसमें अनगिनत एटम है कार्बन के। तो आखिर वे सारे एटम से एक दूसरे से लिंक्ड तो होंगे ना, वे सारे एटम एक दूसरे से जुड़े तो होंगे ना कोई अरेंजमेंट होगा ना उनका फिक्स। तो ये 2 बात हम कह रहे हैं कि आपस में जुड़े होंगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा। तो आपस में जुड़े होंगे तो कोई ना कोई फोर्स से जुड़े होंगे, कोई ना कोई बॉन्ड से जुड़े होंगे। सो व्हाट इज द ऑपरेटिंग फोर्स, पहला पॉइंट यहाँ से जो भी हम लोग लाए, ऑपरेटिंग फोर्स कैसा फोर्स है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, और वह फोर्स लग जाने के बाद उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा है ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो इसके आधार पे जो है हम ये 3 कैटेगरी लाने वाले हैं एक मैटर का स्टेट के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट कब कैसे करता है, लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट कब और कैसे करता है, गैस के रूप में भी एग्जिस्ट कब और कैसे करता है। ये 2 पॉइंट, ऑपरेटिंग फोर्स कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कैसा फोर्स है, कैसा बॉन्ड है जो उसको आपस में जोड़े है, और दूसरा कि वह फोर्स लग जाने के बाद उसके पार्टिकल्स का किस तरह का सजावट है, अरेंजमेंट है। ये 2 आधार पे ये तीनों चीज़ों को जो है हम काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस होंगे, बाकी बताया कि इस चैप्टर में इन दोनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसका आगे तो फिर आगे इसका डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तीनों थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे कंटिन्यू करेंगे हम तो फिर इनके बारे में जो है और आगे तक हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।